हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्रैक्शन का नेक्स्ट टॉपिक जो बच गया था वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें एक टॉपिक और बचा था जो कि एपरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ ऑफ ए वाटर टैंक। ये हम नेक्स्ट जो इसके अंदर देखते हैं। इसमें जैसे हम कोई एक वाटर टैंक लेते हैं इस तरह से, ये वाला, ठीक है, और इसमें इस लेवल तक हमने वाटर जो है फिल किया हुआ है, इस लेवल तक इसमें वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम ले लेते हैं। ये जो है यहाँ से इसकी जो डेप्थ होगी उसको हम h से डिनोट करते हैं। ये h डेप्थ का वाटर जो है वो हो गया। अब देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट को हमने P और इसको M से डिनोट कर दिया। मान लो यहाँ से जो रे चलेगी, इस रे को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ से मान लो ये चल रही है, तो यहाँ से ये इस सरफेस पर आकर के, तो ये इंटरफेस है, इस पे आकर के ये क्या होगी, इंसिडेंट होती है। यहाँ पे भी हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये और ये दोनों पैरेलल होंगे। अब ये वाली जो रे होगी वो अगर सीधी जाती है तो ऐसे जाएगी, लेकिन ये है वाटर और ये मीडियम फर्स्ट है, ये मीडियम फर्स्ट है, और ये जो है वो एयर है जो कि क्या है, मीडियम सेकेंड, ठीक है। ये एयर है, ये वाटर है। तो वाटर जो होता है वो डेंस मीडियम है कंपैरेटिवली एयर के, तो इसलिए जब ये इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो क्या होता है, नॉर्मल से अवे होगी, ठीक है, दूर होगी, नॉर्मल से दूर होगी। तो ये ऐसे लगेगा जैसे कि ये कहां से आ रही है, इस जगह से आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा हम अगर कम करते हैं तो ये और थोड़ा सा इधर हो जाएगी। मान लो यहां से ये चल रही है, चलती दिख रही है, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। टोटली ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा। हमें कुल मिलाकर के यही ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होगा तब जब लाइट रे जो है वो डेंसर टू रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है। अब ये ऐसे लगेगा जैसे कि ये कहां से आ रही है, इस जगह से आ रही है, ऐसे, ठीक है। तो यहां से ये जो लेवल होगा इसकी डेप्थ, इसको हम h डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो डेप्थ होगी ये क्या होती है, एपेरेंट डेप्थ होती है। रियल डेप्थ कौन सी हुई, ये वाली, और एपेरेंट डेप्थ जो है वो कौन सी हुई, ये वाली, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना है। अब देखो एक दो बातें, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एक दो चीजें आपको को ध्यान रखनी है। ये जो एंगल है I, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसको कोई नाम दे देते हैं और इसको कोई नाम दे देते हैं। तो ये पैरेलल है इसके, तो इस कारण से क्या होगा, यहाँ पे ये एक क्रॉस जो लाइन है वो इसको कट कर रही है। दो पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन ऐसे क्रॉस करती कट कर रही है तो उस कंडीशन में ये जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं जो कि इक्वल होते हैं, और इस कारण से ये एंगल भी आई है। और दूसरी कंडीशन इसमें और देखो, ये एंगल पूरा आर है, तो इसमें आर कौन सा होगा, ये वाला, ये एंगल आर है, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर है, ये लाइन ये है, यहां से इंटरफेस से ये चल रही है, ये आर है, तो इसके सामने का ये भी आर होगा। और वो किस रूल से होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। तो इस कारण से ये आर होगा, तो ये पूरा ये जो है वो आर होगा। और ये अगर आर होता है इसमें फिर से वो जेड शेप बन रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। अब देखो इसमें अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, पहले तो हम ये देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, n/(1) या n/(n) refractive index of second medium with respect to first medium is equals to n/(1) and this is equals to sin I upon sin R। ओके, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1।
अब इसके बाद में हमें साइन आई और साइन आर की वैल्यूज इसमें फाइंड करके पुट करनी है। बस यही जो है वो रिलेशन होगा एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के लिए, जो कि हम जो ये n21 की वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए ही इसको जो है वो निकालते हैं, इस फॉर्मूले को, जो कि रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है इस मीडियम का, इसके रिस्पेक्ट में निकालना अगर होता है तो उसके लिए ये हम यूज करते हैं। अब देखो बाय राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम यूज करेंगे? OPM। OPM इस ट्रायंगल से देखो क्या होता है, ये एंगल आई है, इसके सामने का ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर, और ये हुआ इसका क्या होगा? ये बेस, और ये हाइपोटेनस। अब हमें निकालनी वैल्यू किसकी? साइन आई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे साइन आई इक्वल्स टू, बोलो क्या आएगा? साइन आई जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया OP, परपेंडिकुलर क्या हुआ? OP, हाइपोटेनस कौन सा होगा? ये OM, इसको हम OM मींस साइन आई की वैल्यू क्या आ गई? OP अपॉन OM। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली बाय ट्रायंगल OPN, एक दूसरा ट्रायंगल होगा, देखो कौन सा ट्रायंगल है? OPN। इस OPN ट्रायंगल में क्या हो रहा है? वही सेम सिचुएशन, लेकिन इसमें ये एंगल जो है वो R है। देखो यहाँ पे मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ अलग से, ये OP और N, ये एंगल R है। ठीक है, तो क्या हुआ? साइन R इक्वल्स टू, साइन R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वो उसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? OP हुआ, लेकिन हाइपोटेनस कौन सा हुआ? ON होगा। ठीक है, तो साइन R की वैल्यू क्या आ जाएगी? OP अपॉन ON। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इस तरह से अपने 3 इक्वेशन आ जाते हैं। अब इन तीनों इक्वेशंस को ही हमें यूज करना है, मींस आपको इस इक्वेशन 1 में साइन आई और साइन आर की वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन 2 एंड 3 से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3। बोलो क्या आएगा? n21 इक्वल्स टू साइन आई की वैल्यू होगी OP अपॉन OM। ठीक है, अब जो है ये वैल्यू अपॉन में है तो इसको उल्टा करके हम यहाँ पे लिखेंगे, मींस ON अपॉन OP से OP हो जाएगा कैंसिल। तो n21 की वैल्यू क्या आ गई? ON अपॉन OM। ON अपॉन OM आई है, लेकिन इसकी हमें वैल्यू पता नहीं है, न ON की वैल्यू पता है न OM की। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक एजम्पशन करना पड़ेगा, एक एज्यूम करना पड़ेगा कि इस पॉइंट O की डिस्टेंस P से ज्यादा नहीं है। ये मतलब जो पॉइंट O और P है वो एक दूसरे के नजदीकी है। तो उस कंडीशन में क्या माना जा सकता है? इफ पॉइंट P is near to point O, then OM is nearly equal to PM and ON is nearly equal to PN। समझ में आ रहा है? OM को इस डिस्टेंस को लगभग इसके बराबर मान सकते हैं और इस डिस्टेंस को लगभग इसके बराबर माना जा सकता है। ये तब हो सकता है जब ये पॉइंट बहुत ही इसके नजदीक हो, ये बहुत छोटा हो। तो ये एक तरह से जैसे हम आर्क बनाते हैं, तो आर्क में जैसे हर एक पॉइंट जो होता है उसकी एक पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो इसकी भी इतनी होती है, इसकी भी इतनी होती है, इसकी भी इतनी होती है, इक्वल होती है। तो हम ये मान सकते हैं कि छोटा आर्क है एक तरह से। तो उस कंडीशन में OP को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, OM को हम PM लिख सकते हैं, OL को PM के इक्वल लिख सकते हैं। अब देखो PM किसके इक्वल है? PM इज इक्वल टू H एंड PN इज इक्वल टू H डैश। ठीक है, इसलिए इक्वेशन जो 4 है उससे ON की वैल्यू तो आ गई H डैश और इसकी वैल्यू आ गई H। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये होता है
इक्वेशन 5 जो कि रिलेशन होता है एपेरेंट हाइट और रियल हाइट के लिए। ठीक है, तो h डैश जो होती है वो यहाँ पे एपेरेंट हाइट है और h जो है वो रियल हाइट है। लेकिन यहाँ एक चीज आप ध्यान रखना है कि n21 जो है ये इस सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में है। यहाँ पे ये हाइट छोटी है, ये बड़ी है, ये चीज आपको यहाँ दिख रही है, छोटी वाली ऊपर आ रही है, बड़ी वाली नीचे आ रही है। तो इनका जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। और लेस देन 1 होने का मतलब क्या हुआ कि इस मीडियम के कंपैरिजन में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। और ऐसा ही है यहाँ पे, क्या है, ये एयर है, ये वाटर है, तो वाटर का ज्यादा होगा एयर से। इसका मतलब क्या हुआ, h डैश अपॉन h की जो वैल्यू आती है वो भी 1 से कम आएगी, तो इनका रेशियो भी 1 से कम ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस मीडियम के रेस्पेक्ट में इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, h डैश मतलब कि एपरेंट हाइट और रियल हाइट के रेशियो के बराबर। ठीक है, ये आपके हो जाता है एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, या एपरेंट हाइट भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम नीचे की तरफ चलते हैं इसलिए हाइट नहीं बोलेंगे, डेप्थ ही सही रहेगा। ये हो जाता है इसका रिफ्लेक्शन से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। उससे पहले इसके जो रिफ्लेक्शन के यूजेज है उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यूजेज या एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके एप्लीकेशंस है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि सन जब राइज होता है या सन सेट होता है, तो सनराइज और सनसेट दोनों की कंडीशन में जो सन है वो राइज होने से 2 मिनट्स बिफोर हमें दिख जाता है और सेट होने के 2 मिनट्स बाद तक हमें वो दिखाई देता है। ठीक है, और उसका रीजन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण से ऐसा होता है। अब वो कैसे होता है उस चीज को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये अर्थ, ठीक है, सन यहाँ पे है, यहाँ पे सन है, तो यहाँ से जो चलने वाली लाइट रेज होगी वो एक्चुअल में ऐसे चलेगी। लेकिन ये जो है यहाँ पे ये अर्थ सरफेस है, और जैसे हम थोड़ा सा ऊपर उठते हैं सरफेस से तो ये जो मीडियम है उसमें चेंज आता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये मान लो आकर के इसकी इंसिडेंट होती है लाइट रे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कौन सा हुआ, ये। अब जैसे ये मीडियम जो है वो डेंसर होता है, मतलब कि अर्थ की सरफेस के आसपास का जो मीडियम होगा वो डेंसर होता है, और थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो वो क्या होता है, रेयर होता है। तो डेंसर टू रेयर अगर जाएगी तो ये लाइट भी कैसे होती है, इस तरह से थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, मतलब इसका जो पाथ है उसमें चेंज हो जाएगा। तो पाथ चेंज होगा तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होगा उस ऑब्जर्वर को ऐसे लगेगा कि ये जो लाइट रेज है वो कहां से आ रही है, यहां से नहीं आकर के इसको ऐसे लगेगा कि ये यहां से आ रही है, मतलब कि जो सन है वो यहां पे दिख जाएगा। तो ये अभी जो है वो राइज हुआ नहीं है, सनराइज हुआ नहीं है, फिर भी उसको दिख जाएगा। ठीक है, और ये 2 मिनट्स बिफोर दिखता है। 2 मिनट्स का ये जो है वो डिफरेंस रहता है, और इसका रीजन क्या होता है, आपके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण से आपको ये जो आपके सनसेट और सनराइज की कंडीशंस में आपको 2 मिनट बिफोर और 2 मिनट्स आफ्टर। अब ऐसी ही कंडीशन बनती है सनसेट के टाइम में, सनसेट हो जाता है, मतलब सन यहाँ पे पहुंच जाता है, फिर भी उसको यहाँ दिख रहा होता है, यानी ये 2 मिनट तक ऐसे दिखता रहेगा, क्योंकि ये जो है वो रिफ्लेक्शन के कारण से लाइट रेज जो है वो इस तक पहुंचती रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये 2 मिनट का जो अंतर आता है वो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक एप्लीकेशन तो इसका ये हो गया। इसके बाद में कुछ और एप्लीकेशंस इससे रिलेटेड जो है वो अपन और देखते हैं।
एक जैसे आपके जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो जनरली हम लेंसेज काम में लेते हैं, तो लेंसेज में भी रिफ्रैक्शन के कारण से ही हमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूर का ऑब्जेक्ट है वो नजदीक दिखता है, छोटा ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होकर के दिखता है। तो लेंसेज में भी आपके ये जो रिफ्रैक्शन के रूल्स है वही काम में आते हैं, और उसी कारण से हम जो है वो दूर की चीजों को एकदम नजदीक और क्लियर देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप जैसे होता है, टेलीस्कोप जैसे होता है, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जैसे आपके चश्मा होता है, तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रिफ्रैक्शन के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। रिफ्रैक्शन के जो लॉज है वही इसमें काम में आते हैं, और इसी कारण से जो हमें ये इंस्ट्रूमेंट्स है उनसे हम जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको नजदीक देख सकते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देख सकते हैं, तो उसके लिए भी रिफ्रैक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो इंपॉर्टेंट इसके बारे में है। इसके अलावा और भी जैसे अपने डबल ट्रिपल अगर मीडियम होता है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है, वो भी मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो इस तरह से ये 2-3 इंटरफेस है, मतलब कि ये मीडियम 1 है, ये 2 है और ये 3, और ये तीसरा यहाँ पे सेम ही होगा, तो ये 3 मीडियम हो गए। ये मान लो एयर है, इधर एयर है, इधर भी एयर है, ठीक है, लेकिन ये ग्लास है, ये वाटर है, ऐसे। तो इसके बीच में मतलब 3 अगर मीडियम्स है तो उस कंडीशन में क्या किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे मान लो ये यहाँ पर कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रे जो होगी वो यहाँ से टकराने के बाद में जब इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, ऐसे नॉर्मल की तरफ जो है वो झुक जाएगी। अब यहाँ पे इसके लिए ये एंगल I1 हो गया, ये R हो गया, ये वापस से I हो गया, और वापस अब जब इसमें से इसमें जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये कैसा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। ये अगर इससे डेंसर है, इसके कंपैरिजन में ये डेंसर है, तब तो और जो है वो इधर रुकेगी, और अगर ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा रेयर है तो ये एक और इधर हो जाएगी। तो हम ये मान लेते हैं कि थोड़ा सा ये रेयर है, ठीक है, तो ये इसके कंपैरिजन में ये इधर चला जाएगा, इसके लिए R हो जाएगा। अब ये यहाँ पे आई और फिर से वापस ये इसके लिए आई हुआ, और ये अब इसमें से इसमें जाएगी क्योंकि नॉर्मली ये एयर है तो ये दूरी ही हटेगी, तो ये और दूरी, ये हो गया तीसरा। अब इनको हम ये जो आई है ये इस थर्ड मीटिंग के लिए इसको I3 कह देते हैं, ये या I1 मान लो, ये I1, ये R1, ये I2 और ये R2, ये I3 और ये R2, ठीक है। अब देखो इसमें हमें स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं तो इस मीडियम का इसके रेस्पेक्ट में n1 यानी n1/n3 जो क्या होगा sin I1/sin R1 के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा n2/1 यानी कि n2/n1 ये कितना हो जाएगा sin I2/sin R2, ये इक्वेशन हो गया 2, और इसका वापस से n3/2 ये कितना हो जाएगा n3/n2, और ये हो जाएगा sin I3/sin R3, ये इक्वेशन होगी 3, ठीक है। अब अगर इनको हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, n13 into n21 into n32, तो क्या आएगा sin I1/sin R1 into sin I2 into sin R2 और into sin I3/sin R2, ये हो जाता है। अब देखो इसमें ये और ये सब पैरेलल है, तो इसमें R1 जो होगा वो I2 के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ से देखो आप R1 = I2, यहाँ से देखो आप R2 = I3, हो रहा है सर। तो हम इनकी जगह पर क्या कर सकते हैं, जहाँ पे R1 है वहाँ पे I2 लिख सकते हैं, ठीक है, और जहाँ पे R2 है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, I3 लिख सकते हैं। तो ये R1 है, यहाँ I2, यहाँ R2 है, यहाँ I3 है, तो क्या हुआ n13 into n21 into n32 equals to sin I1 अपॉन, इसको भी हम क्या करेंगे sin I2 लिख देते हैं, into sin I2 अपॉन sin
R2 को भी I3 लिख देते हैं और इनटू साइन I3 अपॉन साइन R2। अब देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, क्या आया L13 इनटू L21 इनटू L32 इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन R3। अब I1 और R3 भी इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ये भी कट गया, तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि L21 L32 ये जो होता है वो क्या होगा, बराबर। तो एक से ज्यादा अगर इंटरफेस हो तो उस कंडीशन में आपके रिफ्लेक्शन का ये रूल जो है वो लगता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू।